Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। तो नमस्कार सभी को, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और कल तो शायद क्लास लिया नहीं था, परसों हम लोग पढ़ रहे थे आपके जो ये सिलेबस में एक मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट वगैरह के लैंग्वेज जो दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को, ख़ास तौर पे हम लोगों ने शायद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ पे किस पे बात की थी, कुछ याद है किसी को? किसी को याद है किन चीज़ों पर बात सर हुई थी? अडैप्टेशन और मॉडिफिकेशन के बिल्कुल बारे में बात सही। कर रहे थे। हमने अडेप्टेशन, एक्मोडेशन, मॉडिफिकेशन के बारे में बात की थी। मैंने कल आपको मीनिंग के विषय में थोड़ा बहुत बता दिया था, सेंसरी डिसेबिलिटी से संबंधित। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज से रिलेटेड। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में हमें ये जानना होगा, पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती क्या हैं और उनसे उन बच्चों में जिनमें ये डिजीजेज होती हैं उनमें दिक्कतें क्या होती हैं। अब एक बार आपको दिक्कतें समझ में आ गई तो ये निश्चित रूप से है कि उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको पता है। तो आप उनको पढ़ाई लिखाई के एकोमोडेशंस या एडेप्टेशंस किस प्रकार करने हैं, ये आपको समझ में अपने आप आ जाने वाला है। जैसे शुरू करें उससे पहले 2 लाइनों में मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपको पता है कि अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाता और ना सुनने के कारण उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम उसके लिए एडेप्टेशन किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि हमारे एडेप्टेशन की जो बेसिकली हम केंद्रित करेंगे वो बहुत सारी चीज़ों पे नहीं करेंगे। उसके लिए मेनली 2 ही बातें हम ध्यान में रखेंगे। पहली तो उसकी एजुकेशन पर्पस, क्योंकि आप क्या हैं, आप कोई सोशलॉजिस्ट तो हैं नहीं, आप डॉक्टर भी नहीं हैं, आप होंगे एक एजुकेशनिस्ट, कल को आप बनेंगे एक टीचर। तो इसीलिए टीचिंग या उसकी लर्निंग से होने वाली जितनी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, ये आपको सोचना है। एडेप्टेशन हम किन चीज़ों में ले आएंगे, ये आपको सोचना है। बस अगर ये आंसर मिल गया तो फिर आप उसका सारा का सारा चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो पहला हुआ एजुकेशनल और दूसरा हुआ सोशल, यानी सामाजिकीकरण से रिलेटेड भी अगर उस बच्चे को कोई दिक्कत है तो एडेप्टेशन किस प्रकार कर पाएंगे। तो अब ये परीक्षा आप लोगों की भी है कि आप लोग सोचें कि अगर ये समस्या हमारे सामने है तो इससे रिलेटेड हम किन किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर आज का जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के विषय में। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें 2 चीज़ें बहुत सिंपली एसोसिएटेड हो चुकी हैं। एक तो बात है विकासात्मक तौर पर, यानी बच्चे के विकास के समय कोई किसी प्रकार के उसकी डिजीज पैदा हो जा रही हैं, ये कहलाएंगी डेवलपमेंटल डिजीजेज। उसके विकास के दौर में उसका विकास कैसे हो रहा है, यानी बचपन में पैदा होने के बाद प्रौढ़ावस्था या अधेड़ावस्था या जो भी वृद्धावस्था है वहां तक आते आते उन बच्चों में शारीरिक तौर पर किसी भी इंसान में जो बदलाव होते हैं
उन बदलावों से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाएगा। अब मेन बात है कि इन विकासात्मक या जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, अगर उनका मेन कारण कहीं हमारे न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम है, या विकास के उस दौर में जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसी सारे के सारे डिसऑर्डर कहलाएंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कई तरीके के हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनके विषय में। मैं एक एक करके चीज़ों को शुरू कर रहा हूँ। पहले सबसे आप पहली चीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे, मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। एक आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैं जस्ट अभी आपको शेयर कर रहा हूँ एक फाइल को, जरा सा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली किन विषयों पर बात करना चाह रहे हैं। देखिए, आपको अगर दिखाई देगा तो मुझे बताइएगा। यस सर, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ यस सर। सर। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा? स्क्रीन क्लियर नहीं है। नहीं सर, क्लियर है, एक्चुअली बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ, मैं अभी उसी को वही करने जा रहा हूँ। इसको फुल उस पर दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। देखो, नहीं कुछ दिखा? अब कुछ दिखा? हाँ सर, दिख रहा हाँ है। सर दिख रहा है। ठीक। ये जो आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये इस पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों लोगों के और उनकी फैमिलीज में ये दिक्कतें हमारे पास आ रही हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी इससे प्रभावित होती है, सोशल सिक्योरिटी भी प्रभावित होती है, और सबसे बड़ी बात कि हर बच्चा खुद अपनी जिंदगी में प्रभावित होता ही है। यहाँ पर मैंने आपको एक चित्र दिखाने की कोशिश की है, अगर उसको नहीं दिख रहा है तो शायद अब दिख जाए। ये एक चित्र है जो कि हमारे दिमाग का चित्र है। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। इस Yes, sir. चित्र में कई तरीके के कलर्स को से ये शो किया गया है। पहला आगे का हिस्सा जो है, जो हल्का ब्लू कलर दिया हुआ है, वो है फ्रंटल लोब। फ्रंट में है फ्रंटल लोब। उसके बाद में ऊपर पीले रंग का है पैराइटल लोब। उसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब पीछे की तरफ, और फिर नीचे की तरफ है टेम्पोरल लोब, जो एक्चुअली आपकी गर्दन से जुड़ा हुआ होता है। ये है आपका ब्रेन स्टॉक, ठीक है, ये सेरिबेलम वगैरह। बहरहाल ये तीन लोब्स को हमारी अलग अलग बटे हुए नहीं है, बल्कि इनको बांटा गया है। साइंटिस्ट्स ने अपनी सुविधा के अनुसार इनको चार हिस्सों में बांट दिया। भगवान ने फ्रंटल लोब बना के नहीं भेजा, भगवान ने तो जो करना था सो कर दिया। हमने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हमने लोब्स में बांट लिया। तो चार तरीके के हमारे लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। ये चारों के चारों मिलके हमारा एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे ज्यादा फंक्शन इसी में कर होते हैं। आई बात समझ में? तो इन चारों लोब्स से रिलेटेड अगर हम किसी प्रकार की समस्याओं को देखते हैं, चारों में से किसी में भी समस्याएं हों, तो ये हमारी कहलाती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस। ये कई तरीके की होती हैं।
पहली होती है, पहली और दूसरी तो नहीं, मैं जस्ट एक उसमें बता रहा हूँ, इसीलिए हम अपने नंबर के हिसाब से पहली बता दें। ADHD, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ADHD। ये क्या हुआ? ADHD सर मालूम है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव अरे डिसऑर्डर। वाह, वेरी गुड, बहुत सही। आगे लिखा हुआ था, किसी ने तो पढ़ के बोला कम से कम। चलो, अगर अपने आप से बोला, बहुत अच्छी बात। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या इसे कहते हैं हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। इसमें मेन बात यह है कि इसमें व्यक्ति जो है वो हाइपर एक्टिव होता है और अटेंशन भी उसकी जो है एक जगह पर टिकती नहीं है। आपसे अगर किसी का कहा जाए जरा 1 घंटा मेरा लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, तो आप में से कई लोग ध्यान से सुनना का पसंद करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 मिनट के अंदर ही उठ के इधर उधर चले जाएंगे। तो उन्हें तो हम ADHD नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो ADHD वाले होते हैं, उन बच्चों के साथ में दिक्कतें ये होती हैं कि अटेंशन ज़्यादा देर तक वो गेन नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, और साथ ही उनकी हाइपर एक्टिविटी साथ में रहती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो जनरली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और ख़ास तौर पे चूंकि इसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, इसीलिए ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाता है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% लोग इससे अफेक्टेड हैं। हमारी क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले होंगे। एक जगह टिक कर बिठाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी टीचर्स के लिए। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए आप लोगों को खास तौर पे अडेप्टेशंस करने होंगे। अब बताओ जरा कौन से अडेप्टेशन करने होंगे? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला, अटेंशन नहीं है इनकी एक जगह पर। दूसरी चीज़, ये हाइपर एक्टिव हैं, एनर्जी इतनी है, हर समय ये सिर्फ दौड़ते भागते कमरे के अंदर रहेंगे। तो आप कौन से अडेप्टेशन करेंगे? सर अटेंशन। और अटेंशन कैसे लाओगे? सर हमें कुछ ऐसी चीज को अपनाना होगा जो कि वो अपने दिमाग को एक जगह रख सके। अब वो तो रख ही नहीं सकता, उसके तो दिमाग में प्रॉब्लम है ना, तो नहीं आप सर, कैसे तो कर कुछ लोगे? ऐसा सर कुछ ऐसा उनके साथ ऐसा कुछ पेशेंस बना के ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए सर। नहीं, देखो बहुत सिंपल सी बात है। ये बातें करना बहुत सर आसान लगता है हम लोगों को कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन ये बच्चा एक जगह पे बैठेगा ही नहीं तो अटेंशन देगा कैसे आपका? उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला सही बात काम ये करना पड़ेगा कि उसकी एनर्जी के फ्लो को पहचानिए। वो अगर भागता रहता है तो भागते समय करता क्या है? वो ऐसा तो है नहीं कि निरुद्देश्य भागता रहेगा, वो करता क्या है? तो उसे ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाइए जो उसकी एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर सके, यानी उसे खेलकूद की एक्टिविटी में लगाइए, और खेलकूद की एक्टिविटी के साथ ही उसे प्ले वे मेथड से ही अटेंशन ड्रॉ करना सिखाइए, यानी उसका ध्यान पूरी तरीके से खेल एक्टिविटीज़ में लगाने की कोशिश कीजिए, और उसी तरीके से खेल खेल में उसको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारे अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को यदि आप क्लास में बिठाल के पढ़ाने की कोशिश करें, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो समझ लीजिए कि ना तो वो पढ़ने वाला है और ना आपके बस की बात है कि आप उसे ज़्यादा दिन बिठा लोगे। थोड़े दिन के बाद में होगा क्या, आप खुद अपना काम धंधा छोड़ दोगे और या स्कूल सर से नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। सर सर ऐसे सर बहुत पहले सर हुआ था सर, जब मैं केवी में सर मैं पढ़ती थी, तो सर वहाँ पे सर एक लड़का आया था। तो सर वो थोड़ा सा सर ऐसे था, हाइपर एक्टिव टाइप ही था। तो सर किसी टीचर को पता तो था नहीं। अब सर वो गवर्नमेंट स्कूल, अब वहाँ पे सर वो बैठा रहता था, अचानक से बैठ के सर गाना गाने लगता था, उठ के इधर उधर दौड़ने लगता था। और सर उसको कई बार सर टीचर ने पनिश भी कर दिया था। तो बाद में सर उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, उन्हें एडवाइस किया गया कि आप इसको स्पेशल स्कूल में डलवाइए, यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं। उनकी मदर खूब रोती थी कि नहीं सर मेरा बच्चा जो है सर, वो उनको लगता था सर, उनको ये नहीं पता था सर, वो हर चीज को सर थोड़ा सा मेंटली लेके जा रही थी कि आप मेरे बच्चे को, सर वो सीधा बोलती थी कि आप पागल कह रहे हो। लेकिन सर उनको बहुत टीचर्स ने समझाया, तब भी सर उन्होंने उसका ट्रांसफर करवा दिया, उसको बोर्डिंग में डलवा दिया, पर सर स्पेशल स्कूल में नहीं डलवाया। सर कई बार सर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ये चीज। बात ये भी नहीं है, बात ये है कि टीचर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जबरदस्ती उसको स्पेशल स्कूल में भेजने की बात कर रहे थे। कारण क्या है? स्पेशल स्कूल में भेज दोगे तो स्पेशल स्कूल भी ADHD के लिए बने हुए नहीं है।
और ना ही कोई स्पेशल एजुकेटर उसको संभाल पाएगा। इसके लिए नॉर्मल टीचर्स और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ ही उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हालांकि दिक्कतें बहुत होती हैं, लेकिन इसमें यही कारण है ना कि टीचर एजुकेशन में आपको सिखाया जा रहा है। यस सर, वो लोग सर हैंडल नहीं करना चाहते थे ना, हाँ, वो नहीं, उसको कोई भी नहीं मुसीबत करना की तरह चाहता है, ले रहे थे, उसको मुसीबत कोई की भी तरह नहीं ले करना रहे थे। चाहेगा, तो थोड़े दिन बाद आप भी भाग जाओगे छोड़ छाड़ के। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके की चीज़ों को देखना पड़ेगा। आएंगे बच्चे आपकी क्लास में इस तरीके के, तो आप कैसे उनको अडॉप्ट करोगे। मैंने बताया अभी कि उनकी एनर्जी को सबसे पहले पहचानिए, फिर उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आप अपनी एक्टिविटी बनाइए। दूसरा एक होती है चीज़ एनोक्सिया, एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है एनोक्सिया। एनोक्सिया को हम हाइपोक्सिया भी कहते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब है मात्रा में कम होना, ठीक। जो हमारी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई है हमारे टिश्यूज में, वो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है। अगर कम हो गई है तो हाइपोक्सिया, और अगर बिल्कुल रुक गई है तो एनोक्सिया। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर बिल्कुल रुक जाएगी तो एनोक्सिया, और कम हो जाएगी तो हाइपोक्सिया। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी बॉडी की जो जनरली जो टिश्यूज होते हैं उनमें एडिक्वेट मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो हम इसे हाइपोक्सिया की कंडीशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई अपनी सीमित मात्रा में हो जाती है, या जो अपनी ऑप्टिमम रेंज है उससे कम होने लगती है। अगर ये बिल्कुल रुक जाए तो एनोक्सिया कहलाएगा। इससे होगा क्या, ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी क्यों है। ऑक्सीजन नाक में नहीं पहुंचे, ब्रेन में नहीं पहुंचे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर मसल्स में ना पहुंचे तो क्या होगा। होगा ये कि हमारा जो मस्कुलर स्टिफनेस है वो ख़त्म होने लगेगी, मस्कुलर जो वीकनेस है वो आने लगेगी, मसल्स हमारी बीमार होने लगेंगी, और धीरे 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 मरने लगेंगी। और इस सिम्टम्स के कारण आपको जैसे हेडेक हो सकता है, थकान हो सकती है, सांस लेने में कमी हो सकती है, या बड़ी भारी सांस हो जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, नोजिया यानी चक्कर आने की फीलिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके की ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, पहले तो आपको लगेंगी कि एक या दो बार आपने महसूस किया, लेकिन बाद में ये कंडीशन लगातार और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता है, कोमा में चला जा सकता है, सीजर्स यानी फिट पड़ने लगते हैं, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। हमारी क्लास में कई बच्चे इस तरीके के आ सकते हैं, खास तौर पे ऐसे बच्चे जो किसी दूसरी और कारणों से ऑक्सीजन लेने में मुश्किलात महसूस करते हों, जैसे अस्थमा, जैसे शॉर्ट ब्रीथ। बच्चे की मस्कुलर स्ट्रेंथ वैसे ही कम है, और ऊपर से उसको भाग दौड़ का काम दे दिया, वो पता चला कि धीरे धीरे मसल्स में ही ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गई और धड़ाधड़ से गिर पड़ा। कई बार आपने क्लास में ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बार बार बेहोश हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी कंडीशंस को समझ नहीं पाते, माँ बाप से कहते हैं भैया ले जाओ उसे उठा के। तो हमें नहीं मालूम होता है, हम ये समझ के चल रहे हैं कि भाई वो बीमार है, माँ बाप करेंगे इलाज। लेकिन अगर ऐसा बच्चा हमारी क्लास में है तो हमें अपनी पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में किस तरीके के बदलाव लाने पड़ेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर वो भाग दौड़ के कारण से ज़्यादा उसको फटीग होती है, तो हम उसके लिए ऐसी चीज़ें प्लान करें कि वो भाग दौड़ की चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेशन ना कर पाए। उसको बार बार खड़ा होना, बार बार ब्लैक बोर्ड तक बुलाना हम ना करें। ज़्यादा चीख पुकार करके बच्चे को पढ़ाएं नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे होने में जब क्लास में हम चीखते चीखते पढ़ाते हैं, ज़्यादा डांट डपट के पढ़ाते हैं, तो आप ये मान के चलें कि एक अनजाना सा भय बच्चों के दिमाग में रहता ही है, एक अलग से टेंशन होती है, भगवान जाने ये आदमी कब मेरे ऊपर बरस पड़ेगा, या कब मेरा नाम लेके मेरे टीचर मुझे खड़ा कर देंगे। आप याद करिए वो दिन कि जब आप अपना होमवर्क करके नहीं लेके जाते थे क्लास में, आप ये इस बात से डरते थे कि क्लास में आपका नाम लेके ना पुकारते कहीं टीचर, वरना वो पूछेगा कि हाँ भैया कहाँ है तुम्हारा। तो हम लोग क्या है उसकी निगाहों में तो कभी देखते भी नहीं थे, इधर उधर पूरा क्लास में निपटाते थे। बचने के तरीके होते हैं, तो सब बच्चों में भी ये तरीके दिखाई देते हैं। तो आप इसमें कैसे अडेप्टेशन करेंगे, थोड़ा सा और सोचेंगे आप लोग। एक और होता है एस्पर्गर सिंड्रोम या एस्पर्जर सिंड्रोम। इसको जी भी कह सकते हैं, गा भी बोल सकते हैं। तो एस्पर्गर या एस्पर्जर दोनों ही तरीके से इसका नाम लिया जा सकता है, एस्पर्जर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो है ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD वालों बच्चों के साथ में खास तौर पर दिखाई देता है।
इससे होता ये है कि एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित बच्चा बेसिकली ऑटिस्टिक तो होगा ही, लेकिन साथ में उसका सोशल इंटरेक्शन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो सोशली रेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, उसके जो इंटरेस्ट होंगे उनमें वेरिएशंस नहीं होता। अगर उसे केवल गाना ही सुनना था वो गाना ही सुनता रहेगा, तो उसे 24 घंटे आप गाना सुनवा लो, उसे और किसी बात से कोई मतलब ही नहीं। वो खेलने में है तो सिर्फ खेलेगा, अगर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, पेंसिल पकड़ ली है तो वो ही पकड़ के बैठा रहेगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। आप उससे 50 बार भी पूछना शुरू करोगे तो वो आपकी तरफ गर्दन हिला लेगा, भले ही देख लेगा, मोड़ लेगा, लेकिन आपकी बात का कोई जवाब नहीं देगा। ध्यान रखिए, ये पूरी तरीके से ASD नहीं है, लेकिन इसमें कहीं भी ASD से जुड़ी हुई बात तो होती ही है। पूरी तरीके से ASD इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो जनरल डिले लैंग्वेज का होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होता है वो इसमें नहीं होता। एस्पर्जर सिंड्रोम में और ASD में सबसे बड़ा खासियत जो अंतर है वो यही बात का है कि ऑटिज्म में लैंग्वेज डिले भी साथ में होता है, इसमें आमतौर पे नहीं पाया जाता। अब उसका सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करेंगे सोशलाइजेशन लाने के लिए? आप सोशलाइजेशन के लिए उसका प्रयास करेंगे कि आप दूसरी चीजों में उसे दे सकें। ठीक है, आप उसे सोशली कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में, आप वहां पर देखेंगे। आप अपना प्लान करेंगे, करिकुलम को, सिलेबस को उसी तरीके से प्लान करेंगे। आप छोटे छोटे ग्रुप बना दीजिए। ज्यादातर प्ले के अनुसार उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो बच्चों के ग्रुप बना करके असाइनमेंट दे रहे हैं तो ग्रुप में दे दीजिए और उस बच्चे को एक ग्रुप में रख दीजिए। उसे मजबूरन एक दूसरे के साथ बात करने का उसको एक आपने एनवायरनमेंट दे दिया तो वो सोशलाइज धीरे धीरे होगा ही। समझ गए, ये चीज है। नेक्स्ट आता है एटेक्सिया। इसे फेडरिक एटेक्सिया भी कहते हैं। ये एक इनहेरिटेड डिसीज है, यानी जन्मजात होने वाली बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसमें प्रोग्रेसिव डैमेज नर्वस सिस्टम को होता है, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा और इसके कारण से हमारा गेट डिस्टरबेंस से लेके स्पीच प्रॉब्लम से लेके हार्ट डिजीज तक कुछ भी हो सकती है। मतलब जो हमारे नर्व्स होती हैं वो आपके Yes, sir. अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और आपके जो हाथों और पैरों की जो मसल्स हैं उनका कंट्रोल, उनका मूवमेंट दोनों प्रभावित हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी पतली होनी शुरू हो जाती है, नर्व सेल्स
ढीले होने शुरू हो जाते हैं। नर्व सेल्स के ऊपर जो एक अलग तरीके की परत चढ़ी हुई होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, वो Yes, sir. कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे आपकी नर्व्स टूटना शुरू हो जाती हैं, मरना शुरू हो जाती हैं। और एक समय वो आता है कि जब आपकी नर्व्स जितनी भी होंगी, तंत्रिकाएं जितनी होंगी, वो अपना काम नहीं करेंगी और धीरे धीरे जो संदेशों का आदान प्रदान ब्रेन को लेकर होता है वो खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली व्यक्ति बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर एटैक्सिक कंडीशन है और बच्चा, आमतौर पर एटैक्सिया कंडीशन वाले बच्चे स्कूलों में नहीं होते हिंदुस्तान में, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी तो हुई नहीं है, इसलिए हमको नहीं मालूम कि कितने बच्चे हो सकते हैं कितने नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई डिक्लेयर्ड बच्चा ये कंडीशन लेकर आता है तो आपको ऐसी सारी चीज़ों में व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों की एक्सरसाइज ज़्यादा ना करवाई जाए, जहाँ पर नर्व्स को परेशान होना पड़े, वरना वो डिजनरेट होते होते टूट सकती हैं। आई बात समझ में? सर मोस्टली सर सोसाइटी में प्रॉब्लम ही है ना सर, कोई ध्यान नहीं देता है सर। दूसरे सर अलग अलग सलाह देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता सर। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही बोल देंगे कि इसको ले जाइए पागल खाने में, यहाँ ले जाइए वहाँ। सर ये एक सर धारणा से इसको कोई नहीं बदल सकता सर, आज भी ये प्रॉब्लम देखो है। बेटा, ऐसा है, ये धारणाएं आज से नहीं है, हजारों सालों से हैं। और धीरे धीरे हजारों सालों के बाद आज जब तुम ये पढ़ने के लिए आए हो तो तुम्हारी धारणाओं में बदलाव हुआ होगा, तब तुम आए हो। और आज पढ़ने के बाद तुम्हारी धारणा भी अगर बदल गई तो तुम आने वाली पीढ़ी की धारणा तो बदल ही सकते हो, है ना? ये होता है। सवाल ये नहीं है कि धारणाएं क्यों नहीं बदल रही, सवाल ये है कि पढ़ने और जानने के बावजूद क्या हम अपने आप को बदल पा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि पढ़ने के बाद ज्यादातर आदमी बेवकूफ होता है। यहाँ तो सर अगर कोई कहेगा तब भी कहेंगे तुम ज्यादा हमें ज्ञान मत दो। लोगों के मन में सर, ज्यादातर उन्हीं लोगों के मन में ये धारणा रहती है जो पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज है ना। तो पढ़ाई लिखाई का ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ कि अगर आपने अपने विचारों को बदल नहीं पाया, क्योंकि पढ़ाई जो है वो डिग्री एक कागज पे छपी हुई नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कि आप अपने विचारों को कितना बदल पाए, बस। सर आपने ही कहा था पहली क्लास में कि पढ़ा लिखा वही है जो सच को सच और गलत को गलत बोल सके। बिल्कुल। तो आप अपने के विचारों में अगर बदलाव ले आए तो आप पढ़े लिखे हैं, भले ही चाहे आपके पास डिग्री नाम की कोई चीज ना हो। खैर, नेक्स्ट कंडीशन है ऑटिज्म। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ASD कहलाती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहले इसे ऑटिज्म कहते थे, लेकिन आज की तारीख में इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। उसका कारण ये है कि ऑटिज्म अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस का, उनके लक्षणों का समूह है, तो इसीलिए इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया। तो ब्रेन का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट इम्पेयर्स सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एंड कॉजेज रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। मतलब इसमें सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ये दोनों के दोनों चीज़ें प्रभावित होती हैं और व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बहुत सीमित हो जाता है और बहुत ही रिपीटेटिव किस्म का हो जाता है, वो रिपीटिशन करने लगता है। और ये शुरुआती दौर में ही बच्चों में दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें एस्पर्जर सिंड्रोम एक हिस्सा है। ये हाईली हेरिटेबल है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। लेकिन ऑटिज्म की जो जेनेटिक्स है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज भी कोई डॉक्टर ये कहने में सक्षम नहीं है कि ये आनुवंशिक तौर पर होता है या नहीं होता है। हालांकि जीन्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी खोज की जा रही है, और कुछ अभी थोड़े दिन पहले मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें एक जीन की खोज हुई है जो ASD के लिए जिम्मेदार है। हालांकि उस पर काम बहुत चल रहा है, जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक पता चलना बड़ा मुश्किल है। ASD वाले बच्चे बहुत हमारे पास मिलेंगे, और ऐसे बच्चे जो खास तौर पे आपके ID में पढ़ रहे हैं, B.Ed ID वाले, मेंटल रिटार्डेशन वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने इसके विषय में जरूर सुना होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जिन बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा है वो अपने अपने व्यूज़ बाकी बच्चों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को क्लास में ऑटिज्म के विषय में पढ़ाया गया है और बाकी के लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। तो जिन्होंने पढ़ा है वो अपने व्यूज़ के बारे में ज़रूर इस ग्रुप में अपने आप को शेयर करना सीखें।
जो बीएड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर बट क्या है हाँ, तो ये सब तो एक दूसरे के साथ में शेयर करने वाली बात है, ठीक है? क्योंकि सीमित संसाधनों में क्लास होता तो हम लोग एक ना एक डिस्कशंस के लिए कर लेते, लेकिन ऑनलाइन में आपको इसी तरीके से एक दूसरे के साथ में लिख लिख के एक दूसरे को बताओ इसमें कि भैया इसमें ये भी होता है, उसमें ये भी होता है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग भी जान सकें। फिर एक कंडीशन आती है ब्रेन एंड स्पाइनल ट्यूमर्स। आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो दो तरीके से काम करता है, संदेशों को भेजना, संदेशों को लेना, और इसके लिए उसने अपने छोटे छोटे ब्रांच ऑफिस खोल रखे हैं। एक ब्रांच ऑफिस है आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और आपका सीधा का ब्रेन जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे को जुड़ के काम करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं और बाकी के एक्शंस जो होते हैं वो आपके दिमाग से होते हैं। तो इसीलिए दोनों के दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल ट्यूमर्स की। कभी कभी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई अनचाही सी एक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। चाहता तो खैर कोई भी नहीं है ग्रोथ को, लेकिन एक अनचाही ग्रोथ शुरू हो जाती है, कभी ट्यूमर्स जैसा बन जाते हैं। और ये क्या होते हैं, हड्डी के अंदर होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है और वहां पर ये नर्वस सिस्टम की पूरी सर स्पाइना बाइफिटा भी है। स्पाइना बाइफिटा भी बेटा इसी में आता है। इसी में बहुत तरीके के छोटे छोटे नर्व फाइबर्स होते हैं। आप ऐसे मान चल सकते हैं कि नर्व फाइबर्स में या तो गांठें बन जाती हैं या वहां पर ट्यूमर डेवलप हो जाता है। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधे सीधे प्रभावित करता है। ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, कई बार मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं। तो ये चेक करना पड़ेगा, ये डॉक्टर देख के बताएगा कि ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। अगर ये नॉन कैंसरस है तो इसको रिमूव करना आसान होगा, लेकिन अगर ये कैंसरस है तो इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होगा और आदमी की डेथ तक हो सकती है। तो बेसिकली जो हमारा ये है इसमें जो ऑटोनोमस एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ये दोनों में से किसी भी एक तरीके की हो सकती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में काम क्या होता है कि जैसे ही ये ट्यूमर बना, इसने एक दबाव डालना शुरू किया आपके नर्वस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और स्पाइनल कॉर्ड पर अगर दबाव बना तो आप ये मान के चलो कि जो सेंसिटिव टिश्यूज हैं, सेंसिटिव नर्व्स हैं, वो धीरे धीरे उस दबाव में अपना काम करना बंद कर देंगी, वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी, बर्स्ट कर जाएंगी, सड़ जाएंगी, मतलब कुल मिला के वो मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में या तो आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, या फिर आप सीधे सीधे कोमा में भी जा सकते हैं, पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, खास तौर पर ऐसे बच्चों में जो आपने कभी देखा होगा, अंग्रेजी शब्द उसका भूल रहा हूँ, हिंदी में तो कहते हैं कुबड़ निकलना, सुना है? यस सर पीठ में एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ होने लगती है। तो एक तो होता है कुबड़ जिसमें यस सर। हाँ सर इसमें बहुत बड़ा हो जाता है नहीं सर, एक्चुअली सर उसमें सर कंधे ज्यादा झुकाने से होता है वो सर। नहीं वो बात नो सर, नहीं वो अलग बोल रहा हूँ। सर इसका साइंटिफिक मैं सर बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सर इसका सर साइंटिफिक रीजन ये है कि सर जब किसी बच्चे की सर डेवलप होता है तो सर जब वो पैदा होता है सर, अगर सर उसकी रीढ़ की हड्डी सर प्रॉपर नहीं जुड़ी होती है तो सर वहां पे सर जब बच्चा होता है तो सर उसके बॉडी में सर पीछे के साइड में एक मसे के टाइप में होता है। तो सर जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे सर वो उसमें फाइबर्स जो है फाइबर सेल्स होती है सर वो बढ़ने लगता है और सर वो फोड़ा बड़ा होने लगता है। कई बार सर अगर वो फूट जाए तो सर उससे सर डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल सही है। ये जो तुमने बात बताई मैं अभी उसी के बारे में बोलना चाह रहा था। कुबड़ दो किस्म के हो रहे हैं, एक वो है जो कंधों के झुके हुए होने के कारण से शो होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑर्थोटिकली होता है, उसमें हड्डियां इन्वॉल्व हैं। ये होता है आपके मेनली लोअर कॉर्ड्स में,
यानी जब आपकी पीठ में रीढ़ की हड्डी कंधे से नीचे की तरफ जाती है तो थोरैसिक रीजन में या लंबर रीजन में अक्सर ये चीज पाई जाती है। और जैसा अर्चना ने अभी बताया कि वहां पर हड्डियां सही तरीके से फ्यूज नहीं होती, इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस हो जाते हैं। इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस का मतलब है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, हर एक हिस्से को वर्टिब्रा कहते हैं। इस वर्टिब्रा में एक वर्टिब्रा दूसरे से, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से जुड़ी हुई होती है, और इस जुड़े हुए होने के कारण से उन दोनों के बीच में कोई ना कहीं स्पेस रह जाता है। तो जिस समय फ्यूजन नहीं हो पा रहा है वहां पर कोई स्पेस रह गया और स्पाइनल कॉर्ड उनमें से दबाव के कारण बाहर निकल आई, तो वहां पर टिश्यूज और लिम्स और जो फ्लूइड है वो सब चीजें उसी के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो पीठ पे एक छोटा सा फोड़े नुमा रचना दिखाई देने लगती है, और फिर वो फोड़ा या तो बड़ा हो जाएगा या उसी स्टेज में रह जाएगा, लेकिन वो एक बड़ा पिलपिला सा और बड़ा ग्रोथ सा होता है। उसको छूना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दबाने से हो सकता है कि उस पर दबाव पड़ेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड पे और बर्स्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर मैं जो सेकेंड ईयर में था सर, बीए सेकेंड ईयर में एक लड़का यहाँ पर आता था सर, और उसकी सिस्टर जो थी सर उसको गोद में उठा के लाते, तो वो उसका कुबड़ था सर, वो इतना बड़ा उसको कुबड़ था सर, वो चल भी नहीं पाता था सर, और न ही वो कुछ कर पाता था। तो पेपर देने आया था सर, तो मेरे राइटर ने बताया था कि ऐसे तो उस लड़के को लेके आया, वो बिल्कुल भी चाहिए, मतलब उसको इतना कुबड़ निकला था कुछ कहने का नहीं। और दूसरी बात सर, जो जिस पेपर हम लोग दे रहे थे ना, ऐसे इस यूनिवर्सिटी में एक मैडम की भी जो वो लगी थी सर, ड्यूटी लगी थी, उनको भी कुबड़ निकला हुआ था सर। तो उनका तो बहुत कम निकला हुआ था, लेकिन जो बच्चा था सर उसको इतना ज्यादा निकला था वो चल नहीं पाया था। उसकी सिस्टर उसको गोद में उठा के लेके पेपर देने दिखाने आई थी। जो है वो मोस्टली ऑर्थोटिक्स होते हैं, इसीलिए मतलब वो हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, वो दिक्कत नहीं। लेकिन जो मसल्स के कारण से या नर्वस सिस्टम के कारण से होंगे, खासतौर पर रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकले हुए होंगे, वो कहलाते हैं आपके स्पाइनल ट्यूमर्स। ठीक है, या उसी को हमारे स्पाइना बाइफिडा का मतलब होता है जो सबसे नीचे की तरफ, जब हमारी जो लंबर रीजन में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है सबसे अंत में, जब जहां वो कमर से जुड़ी हुई होती है, वहां जाके वो दो हिस्सों में बट जाती है किसी कारण से। ये जेनेटिक्स हो सकती है, ये हेरिटेड हो सकती है, इसके कई जेनेटिकल कारण हो सकते हैं। तो वो आगे जाके दो हिस्सों में सांप की जीभ की तरह से दो हिस्सों में बट जाती है। इसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। बड़ी तकलीफदेह स्थिति होती है, जिसकी ऐसा कभी हो गया उसके लिए जीते जी नर्क हो जाता है। चीखता है जब आदमी, तो आप अपने कानों को बंद करने के बावजूद आराम नहीं कर पाओगे। खैर, नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली आपकी कलाई की हड्डी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जो मीडियन नर्व है वो आपकी सीधी सीधी हाथ से होती हुई और आपकी रिस्ट में यानी कलाई में आती है, वो कहीं दब जाती है। तो दबने के कारण से उस, चाहे हड्डी के अंदर दब रही हो चाहे कहीं भी दब रही हो, तो वहाँ पर आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इंडेक्स फिंगर या जो आपकी सबसे छोटी फिंगर है, आप उसको अपने अभी जहाँ बैठे हुए हो वहीं पर जोड़ के देखो अपने अंगूठे से। अंगूठे को सबसे छोटी उंगली से जोड़िए और दबाइए, दोनों को एक दूसरे के साथ दबाने की कोशिश कीजिए। कैसा महसूस होता है? दर्द होता है कहीं कलाई में? नहीं। फिर सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली से दबाइए, इसी तरीके से पहली उंगली के साथ में दबाइए। क्या आपको दर्द महसूस होता है? मैं दबाता हूँ, मेरे को हल्का सा महसूस हो रहा है। कार्पल टनल सिंड्रोम। तो हालांकि मैं उसको कार्पल टनल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो जो हल्का सा दर्द है वो मेरे खुद के कारण से है, उसके कारण से नहीं है, नर्व्स के कारण। लेकिन अगर वहां पर ऐसा करने से हाथों में झंझनी शुरू हो जाए, झंझनाहट शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल एक नैरो रिजिड पासवे है या पैसेज है जो बोन्स और लिगामेंट्स के बेस पर हाथ की रिस्ट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर आपकी मीडियन नर्व और मसल्स रहती हैं। होता क्या है, या तो वहां पर टेंडन्स मोटी होनी शुरू हो जाती हैं या उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण से जो आपकी मीडियन नर्व है वो दबनी शुरू हो जाती है, और उस दबाव के कारण से
आपकी पूरी हथेली में झंझनाहट या कलाई में झंझनाहट और अजीब सा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। और इस दर्द के कारण से आपको एक वीकनेस, एक नंबनेस आपके हाथ में आनी शुरू हो जाती है और आप काम करते समय बड़ा तेज दर्द आपको हाथ में लगेगा। तो कई बार हम लोग वो पट्टी वट्टी बांध लेते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब जब कलाई में किसी प्रकार की दिक्कत हो गई तो बच्चा क्या करेगा, लिख पाएगा या नहीं? नहीं सर, क्यों नहीं लिख पाएगा, बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। तब आप एडेप्टेशन क्या क्या करेंगे इसके बारे में सोचिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं बीमारियां बता रहा हूं, जो मैं तरीके बता रहा हूं, आखिर वो तरीके किसको प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा ये ऐसे प्रभावित करते हैं, बात खत्म हो गई। अब उसका इलाज ढूंढना आपके लिए, या एडेप्टेशन को ढूंढना आपके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि वो उंगली से पकड़ नहीं पा रहा है, यानी फाइन ग्रिपिंग उसके पास नहीं है। तो हम वही वाला काम कर सकते हैं कि मोटा सा कुछ चीज पेंसिल पे या पेन पे लपेट दें, बॉल फंसा दें, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा आरामदायक स्थिति बना दें, है ना। एक बड़ा अच्छा सा एक सॉकेट पेन भी आता है जो उंगली में ऐसे फंसा दिया जाता है और उसके आगे से वो नोक पेन आगे निकल जाता है, उंगली में उसके सॉकेट फंस जाता है। अब उंगली को हम घुमाते रहेंगे और पेन को लिखते रहेंगे, तो अंगूठे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे तौर तरीके हैं जिन्हें आप ढूंढेंगे। मैं आज का तो यहीं पे खत्म करता हूँ और कल मैं आपको इसके आगे की चीजें बताऊंगा। सर ये जो आपने बताया था कुबड़का से, इसका कोई इलाज नहीं होता सर? देखो बेटा, इलाज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि सब चीज़ों के इलाज होते हैं, लेकिन वो बड़े महंगे भी हैं, टाइम टेकिंग भी हैं, जान का खतरा हमेशा रहता ही है। कुछ चीज़ों के इलाज हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम में अगर कोई खराबी है और उसके कारण से आप नर्व्स को ठीक कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन नर्व्स के कारण अगर व्यक्ति की विकास की कोई अवस्था प्रभावित हो चुकी है, वो आप दोबारा कैसे ले आओगे? सर मेरा मानना है सर कि अगर मान लीजिए इसका इलाज किया जाए, अगर उसकी जान पे चली गई फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे उसके लिए बेटर होगा सर। अगर जान से नहीं, देखो हर सर इंसान इसके लिए जान बेटर की होगा एक सर। कीमत है, इसीलिए डॉक्टर कोई जानबूझ के मार नहीं सकता किसी को भी। सर मार नहीं सकता, लेकिन सर कहाँ तक आप भी सर समझते हैं सर कि लेकिन उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते बेटा। कम्युनिस्ट ने सर इसी का समर्थन किया था सर, कि जो कुछ कर ही नहीं सकता है, जिसको बहुत ज्यादा वो है, तो सर उसका इलाज करना चाहिए। समझते सब हैं, लेकिन इसको डिस्कस मैंने कहा ना कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं सभी के साथ में, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, है ना। सर हाँ सर एक न्यूज में था सर कि 2 लड़कियां जो है एक बैकबोन जो पीछे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर रहा है कि दोनों में से कोई एक बचेंगी। हाँ, वो जुड़वा बहनें जो थी जुड़ी हुई। सर हाँ जिस व्यक्ति के एक बार ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो सर उसका विकास से। हेलो हाँ सर वो अनीत का माइक ऑन है। सर जिस व्यक्ति के जो है एक बार ब्रेन ट्यूमर हो जाता है सर, तो उस व्यक्ति का विकास क्यों सर रुक जाता है? बिल्कुल मतलब कभी विकास ही नहीं होता, दुबले पतला सा रहता है सर, क्या देखिए बहुत सिंपल सी बात है जो आप लोगों को समझना चाहिए। ब्रेन ही मात्र एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के सभी विकासात्मक अवस्थाओं से और एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। मोटर डेवलपमेंट, नर्वस डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, ये सारा का सारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अगर उसका एक बार प्रभाव हो गया तो 2 तरीके का प्रोसेस होता है हमारी मसल्स में, हमारे न्यूरॉन्स में, जिसे कहते हैं रीजनरेशन और डीजेनरेशन। डीजेनरेशन में मसल्स या नर्व्स का डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, वो मरने लगती हैं जी। और रीजनरेशन होता है कि मरी हुई उसके जगह पर हमारी नई मसल्स या नई नर्व्स आ जाती हैं। ये ऐसे अंदाजा लगा लीजिए, आपकी उंगली में कहीं भी हथेली पर कट लग जाए, पेंसिल से छीलते समय कट लग गया, ब्लेड का कट है, थोड़े दिन बाद क्या होगा, उस जगह पर जहाँ पे कट लग गया वहाँ की सेल्स आपकी कट गई, खत्म हो गई, नर्व्स कट गई, खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही आपने वहाँ पर कोई दवाई या कोई भी चीज़ लगा के उसको ठीक से रख दिया, धीरे धीरे क्या होगा, उस जगह पर आपकी मसल्स ग्रोथ होने लगेगी, सेल्स की ग्रोथ होने लगेगी, न्यूरॉन्स की ग्रोथ होने लगेगी और वो ठीक हो जाएगा।
पूरे शरीर में कहीं भी नर्वस सिस्टम होगा, नर्व्स में ग्रोथ हो सकती है। सिर्फ ब्रेन एक ऐसी चीज है जहां की नर्व्स में दोबारा ग्रोथ नहीं होती। जो मर गई सो मर गई, जो बच गई सो बच गई, दोबारा ग्रोथ नहीं होती उनमें। न्यूरॉन्स एक ऐसी चीज है ब्रेन में जो दोबारा डेवलप नहीं होते। डीजेनरेशन तो हो सकता है, रीजेनरेशन नहीं हो सकता। इसी तरीके से पूरे शरीर की मसल्स दोबारा जुड़ सकती हैं, दोबारा बन सकती हैं, रीजेनरेशन हो सकता है, पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन एक हार्ट ऐसी चीज है, आपका हृदय या दिल एक ऐसी चीज है जहां की मसल्स रीजनरेट या पुनर्जन्म नहीं होता, उनमें डिवीजन नहीं होता। इसीलिए हार्ट की मसल्स, एक बार हार्ट अटैक पड़ गया, वहां की वो मसल्स जितनी डैमेज होनी थी हो गई, वो दोबारा से मजबूत नहीं होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेन भी जो मर गई सो मर गई, वो दोबारा जनरेट नहीं होंगी। इसीलिए हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक बार प्रभावित हो गया, वो दोबारा ये रिवर्स प्रोसेस में नहीं जाता। यस सर। ठीक है, तो आगे की बात हम आगे उसमें करेंगे। थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लूंगा सर, कल बताइएगा सर। ठीक है ठीक है सर। एक सर हाँ। ये बताइए, जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं सर, विकलांगों को सर, जैसे उन्होंने सबके लिए बताया कि ऐसा सब करना चाहिए, इनको ऐसा पढ़ाई करना चाहिए, इनको ये प्रशिक्षण देना चाहिए, लेकिन उन्होंने विकलांगों को तक पर क्यों एक साइड क्यों रख दिया सर? जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं सर, जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स जैसे प्लेटो और वेस्टर्न थिंकर्स जितने भी हैं सर, उन्होंने दिव्यांगों को एक साइड क्यों रखा सर, जितने भी हैं, और उन्होंने सबको बताया। पुराने थिंकर्स के विषय में मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एंशियंट टाइम के जितने थिंकर्स थे, हालांकि मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी जो सहज बुद्धि कहती है कि पुराने जमाने के जो थिंकर्स, जिनमें प्लेटो और अरिस्टोटल और इनकी जो बात आप करते हो सर, प्लेटो वो समय के लोग थे जब दिव्यांगों को समाज में इकट्ठा बिठाना अपराध था। वो उस समय वो था कि जब दिव्यांगों को ही नहीं, किसी प्रकार की गंभीर बीमारियों वालों को, वो जो छुआछूत वाली जो स्थिति होती है, वो वाली स्थितियां ज्यादा थी, और पूरी दुनिया का वही हाल था। तो उन्होंने क्या किया, खासतौर पे वेस्टर्न्स में ये जो डेवलपमेंट होने थे वो नहीं हुए। लेकिन जब आप मॉडर्न थिंकर्स में आ जाते हो तो आप जो देखते हो, फिलॉसफी लगभग वहाँ 18वीं शताब्दी से बदलनी शुरू हुई, लगभग 17वीं शताब्दी के आखिर में, और 18वीं शताब्दी के आते आते वहाँ से उनकी फिलॉसफीज बदलनी शुरू हुई। उन्होंने समाज में उनको जोड़ना शुरू किया, फिर वो इंक्लूजन की तरफ बढ़े। उन्होंने अब जो बात करनी शुरू करी वो अलग अलग करके, किसी को कि ये नॉर्मल के लिए, दिव्यांगों के लिए, फलाने के लिए, ढिमाके के लिए नहीं किया। उन्होंने फिर उसको एक समेकित रूप से, समग्र रूप से बात करने की कोशिश की। यही चीज अपने यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ वैदिक काल से लोगों को छुआछूत होने के बावजूद, अलग किए जाने के बावजूद, जो अमानवीय तरीका था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। अमानवीयता हमारे यहाँ है जरूर, लेकिन आपके भी वैदिक काल में भी देखोगे तो अमानवीयता का जो परसेंटेज होगा ऐसे व्यवहारों का, वो बहुत कम होगा, लेकिन वेस्ट में आपको ज्यादा मिलेगा। ये दोनों के सोसाइटी, दोनों की अपने जो कल्चरल हेरिटेज हैं, उनके कारण से ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, किसी भी समाज में दिखाई देती हैं। जी सर, है ना? सर प्लेटो तो सर यहाँ इनको जो है समाप्त कर देना चाहिए। दूसरे क्लास का समय हो रहा है भाई। जी सर। ठीक।